श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट टॉपिक है, जो कि है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग लाइन ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। ये दोनों थोड़े से समझने में डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन बस आपको अगर एक बार समझ में आ गया सो देन इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी, क्योंकि ये थोड़े से मेरे लिए डिफिकल्ट थे जब मैं अपने स्कूल में हुआ करता था। सो देखते हैं क्या है। नाउ लाइन ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू अ डायरेक्ट चेन ऑफ command through which authority flows from top to bottom and responsibility flows from bottom to top in an opposite manner. In this, every superior has complete command over his subordinates and every subordinate is directly accountable to only one superior immediately above him. Line organization is also known as scalar or hierarchical organization due to a series of vertical relationships. अब इसको मैं सिंपल करके समझाता हूं। आप इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पे प्रेसिडेंट है जो कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट में है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट है जो कि उससे थोड़ा लो पोस्ट में, फिर उसके बाद प्लांट मैनेजर आता है, फिर उसके बाद फोरमैन ए, फोरमैन बी, फोरमैन सी आता है, फिर सभी फोरमैन्स के अंदर में वर्कर्स आते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर जो कि बन रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जिसमें एक पर्टिकुलर लाइन हो ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो एक पर्टिकुलर लाइन में हो, दैट इज नोन एज लाइन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम देख ही रहे कि प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्लांट मैनेजर, उसके बाद फोरमैन, उसके बाद वर्कर्स, मतलब एक लाइन में सभी हैं। तो ये जो लाइन में सभी का होना, इस टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है इसे हम लोग लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि इसमें जो अथॉरिटी है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। मतलब जो ऊपर में है वो सबसे ज्यादा पावर वाला होगा एंड जो सबसे नीचे में है वो सबसे कम पावर वाला होगा, एंड जो ऊपर वाला है वो नीचे से ज्यादा पावर में हमेशा रहने वाला है। एंड ऑन दी अदर हैंड इसमें क्या होता है कि इसमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करती है। मतलब जो सबसे नीचे में है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है एंड जो सबसे ऊपर में है वो सबसे कम रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जो जितना नीचे में रहेगा वो अपने से ऊपर वाले के मुकाबले उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेगा, एंड जो जितना ऊपर में रहेगा वो अपने से नीचे वाले के मुकाबले उतना ज्यादा पावर के साथ रहेगा। तो इसमें होता क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो सबसे ज्यादा पावर वाला है, उसके बाद सबसे ज्यादा पावर है वाइस प्रेसिडेंट के पास, उसके बाद सबसे ज्यादा पावर है प्लांट मैनेजर के पास, उसके बाद सबसे ज्यादा पावर है फोरमैन बी के पास, उसके बाद सबसे ज्यादा पावर अगर है तो वो है वर्कर्स के पास। तो इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक पर्टिकुलर लाइन में होता है इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें जो है अथॉरिटी फ्लो करेगा फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू द वाइस प्रेसिडेंट टू द प्लांट मैनेजर टू द फोरमैन टू द वर्कर, एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वर्कर से फोरमैन, फोरमैन से प्लांट मैनेजर, प्लांट मैनेजर से वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसमें ऑटोमोबाइल के ऑर्डर आए हैं, एक नया ऑटोमोबाइल बनने वाला है। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करेगा, फिर वो उस प्रोजेक्ट को वाइस प्रेसिडेंट को सौंपेगा, जो उसके बाद उस प्रोजेक्ट को प्लांट मैनेजर को दिखाएगा, एंड प्लांट मैनेजर फोरमैन के साथ डिस्कशन करके वर्कर्स के साथ मिलकर उस ऑटोमोबाइल को बनाएगा। अब इसमें सबसे ज्यादा पावर अगर किसी के पास होगा तो वो प्रेसिडेंट के पास होगा, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा पावर वाइस प्रेसिडेंट के पास होगा, फिर सबसे ज्यादा पावर प्लांट मैनेजर के पास होगा, फिर फोरमैन के पास, फिर जाके वर्कर्स के पास। तो ये जो एक पर्टिकुलर लाइन में सब कुछ हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू अ डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड थ्रू विच अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम bottom to top in an opposite manner. In this, every superior has complete command in his subordinate. हर एक superior मतलब हर एक ऊपर वाला जो है वो अपने से नीचे वाले के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली होता है, and every subordinate is directly accountable to only one superior immediately above him. And जो भी नीचे में है, जो subordinate है, वो अपने से ऊपर superior वाले के लिए accountable है। अब इसमें कोई भी अगर रिपोर्ट होता है कि ऑटोमोबाइल का किस तरीके से काम चल रहा है तो वो वर्कर जाके फोरमैन को देगा, फोरमैन जाके प्लांट मैनेजर को देगा, प्लांट मैनेजर जाके वाइस प्रेसिडेंट को देगा, एंड वाइस प्रेसिडेंट जाके
प्रेसिडेंट को देगा। तो इस तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है एंड जो पावर है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। फिर लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज स्केलर और हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू अ सीरीज ऑफ वर्टिकल रिलेशनशिप। यहाँ पे एक वर्टिकल तरीके में एक रिलेशनशिप है, तो इसीलिए इसको हम लोग स्केलर या फिर हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब इसका बाद आता है फीचर्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या क्या हैं। द फीचर्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट है, इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम द टॉप टू लोअर लेवल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेवल। ये हम लोग जान चुके हैं अब तक कि इसमें जो अथॉरिटी है, जो पावर है डिसीजन लेने का, वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मतलब जो अकाउंटेबिलिटी है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। So this is what we call a line organization and इसका फीचर यही है कि responsibility will flow from bottom to top and authority will flow from top to bottom. Now every person is in charge of persons working under him. जो भी पर्सन होता है वो उसके नीचे काम करने वाले लोगों का इंचार्ज होता है। मतलब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट, प्लांट मैनेजर, फोरमैन एंड वर्कर्स सबका हेड है। वाइस प्रेसिडेंट, प्लांट मैनेजर, फोरमैन, वर्कर का हेड है। प्लांट मैनेजर, फोरमैन और वर्कर का हेड है। फोरमैन वर्कर का हेड है, मतलब जो जिसके ऊपर में है वो अपने से नीचे वाले का हेड होने वाला है इसमें। एंड जो सबसे नीचे में है वो अपने से ऊपर के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। ही इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पर्सन अबव हिम। तो यहाँ पे जो वर्कर है वो फोरमैन, प्लांट मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट चारों के लिए अकाउंटेबल है। फिर फोरमैन, प्लांट मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट के लिए अकाउंटेबल है। फिर जो प्लांट मैनेजर है वो वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट के लिए अकाउंटेबल है। फिर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के लिए अकाउंटेबल है एंड प्रेसिडेंट किसी के लिए भी अकाउंटेबल नहीं है। फिर इसके बाद है एवरी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पर्सन वर्किंग अबव हिम। एंड ये हम जान चुके हैं कि जो नीचे में है वो अपने से ऊपर वाले की तरफ रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल होता है। ईच सबऑर्डिनेट रिसीव्स ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर एंड इज आंसरेबल टू हिम ओनली। अब इसमें क्या होता है कि एक जो सबऑर्डिनेट होता है, मतलब एक जो नीचे पे काम करने वाला आदमी है, उसे सिर्फ एक ही आदमी से ऑर्डर मिलता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में उसे सिर्फ एक ही आदमी ऑर्डर देता है। मतलब यहाँ पे जो वर्कर है उसे सिर्फ फोरमैन ही ऑर्डर दे सकते हैं। फोरमैन को सिर्फ प्लांट मैनेजर ही ऑर्डर दे सकता है। ये इस तरीके से काम करता है। फिर द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पर्सन इज क्लियरली स्पेसिफाइड। एंड इसमें हर एक आदमी का अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हर एक आदमी का काम क्या है एंड हर एक आदमी का जिम्मेदारी क्या है वो उसे ठीक से मालूम रहता है कि उसको क्या काम करना है एंड वो कितना काम उसे दूसरों को दिखाना है, ये उसको मालूम रहता है। फिर इसके बाद आता है मेरिट्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो द मेरिट्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट है सिंप्लिसिटी। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल टू एस्टैब्लिश एंड कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द एम्प्लॉइज। देयर इज नो complexity in the organization because every person is accountable to only one boss. Everybody knows his work and also to whom he is accountable, so it can be operated simply and clearly. अब ये जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये सिंपल होते हैं, इसमें कोई ज्यादा ताम झाम वाला काम नहीं होता है। इसमें सिंपली अथॉरिटी ऊपर से नीचे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करता है। जो ऊपर में है उसको मालूम होता है कि उसको किसको ऑर्डर देना है एंड जो नीचे में है उसको मालूम रहता है कि उसे किससे ऑर्डर लेना है और किसको रिपोर्ट करना है। तो ये यहाँ पे सिंपल है। फिर इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन। द हायरार्की इन मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। द जनरल मैनेजर इज इन चार्ज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड ही कैन इजीली कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। इसमें कोऑर्डिनेशन होता है सबके बीच में। एवरीबॉडी इज कोऑर्डिनेटेड विद द अदर। एक मैनेजर के अंदर में जितना भी डिपार्टमेंट्स होता है वो सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके रख सकता है। फिर इसके बाद है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। द चेन ऑफ कमांड गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द सुपीरियर एंड हिज सबऑर्डिनेट। बोथ कैन कम्युनिकेट प्रॉपर्ली अमंग देमसेल्व्स। द रिएक्शंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स आल्सो रीच टॉप मैनेजमेंट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इसमें कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। जो ऊपर में है वो अपने से नीचे वाले से बहुत आसानी से बात कर सकता है, जो नीचे में है वो अपने से ऊपर वाले से बहुत आसानी से बात कर सकता है। तो यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। देयर इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। द चेन of command goes from top to bottom. There is a direct link between the superior and his subordinate. Both can communicate properly among themselves. The reactions of subordinates also reach top management in a short span of time. इसमें जो ऊपर का ऑर्डर है वो नीचे आराम से फ्लो कर जाता है एंड जो नीचे के जो रिक्वेस्ट होते हैं या फिर जो सुझाव होते हैं वो नीचे से ऊपर आराम से फ्लो कर सकते हैं।
फिर आता है इकोनॉमिकल, लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज इजी टू ऑपरेट एंड लेस एक्सपेंसिव, देयर आर नो स्टाफ पर्सनल टू एडवाइस लाइन ऑफिसर्स टेक देयर ओन डिसीजंस विदाउट लुकिंग इनटू स्पेशलाइज्ड पर्सनल, दिस ग्रेटली रिड्यूसेस द एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट। अब क्योंकि ये सिंपल तरीका है, ये सिंपल है, तो इसमें कोई भी पर्सनल आदमी को नहीं आना पड़ता, मतलब कोई भी एक्सपर्ट आदमी को आके एक्सपर्ट एडवाइस नहीं देनी पड़ती है लाइन मैनेजमेंट के आदमियों को। लाइन मैनेजमेंट के आदमियों को एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है इन केस ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो यहां पे नहीं होता है। तो क्योंकि इसमें हमें एक्सपर्ट आदमियों की जरूरत नहीं है, जो काम है वो हम खुद ही कर सकते हैं, तो इसकी वजह से ये प्रोसेस सस्ता पड़ता है। दिस इज एन इकोनॉमिकल प्रोसेस। सो मेरिट्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन में ये भी आता है कि ये एक सस्ता पड़ने वाला प्रोसेस है। दिस इज अ वेरी इकोनॉमिकल प्रोसेस। फिर इसके बाद है क्विक डिसीजंस। ओनली वन पर्सन इज इन चार्ज ऑफ अ डिपार्टमेंट और डिवीजन, ही हैज टू टेक वेरियस डिसीजंस बाय हिमसेल्फ, देयर आर नो स्टाफ पर्सनल फॉर कंसल्टेशन टू, दिस इनेबल्स द मैनेजर टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजंस। अब इसमें क्या होता है कि डिसीजंस जो होते हैं वो जल्दी लिए जा सकते हैं, क्योंकि एक आदमी के अंदर में जो डिपार्टमेंट होता है वो तो उसका हेड हुआ, तो उसके अंदर में जो भी डिसीजंस लेना है वो खुद ले सकता है। एंड क्योंकि इसमें कोई स्टाफ नहीं है जिससे पूछ के डिसीजन लेना है, जो कि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो इसकी वजह से ये जो डिसीजंस हैं ये जल्दी लिए जाते हैं। हमें कोई देरी नहीं होती है डिसीजंस लेने में, हमें कोई देरी नहीं होती है कि यार ये डिसीजन कब लिया भी जाएगा कि नहीं। इसमें डिसीजंस फटाफट लिए जा सकते हैं कि कोई काम एग्जीक्यूट होगा या फिर वो काम एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर इसके बाद आता है डीमेरिट्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन के डीमेरिट्स क्या क्या हैं। सो द डीमेरिट्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज: एक्सेस वर्क इन अ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, टू मच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव्स, दे आर एक्सपेक्टेड टू टेक न्यूमरस डिसीजंस एंड सुपरवाइज द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर देम, द workload of executive goes on increasing with the expansion and diversification of the unit. The line cannot devote sufficient time to each and every work and are overloaded with responsibilities. अब इसमें क्या होता है कि हर एक आदमी के ऊपर जो वर्कलोड है, the workload on every organization, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। That is huge. एक आदमी जिसके अंदर में काम कर रहा है, उसको उसके अंदर सब कुछ रह के काम करना पड़ेगा, तो इससे जो उसका काम है that becomes very टफ, एंड क्योंकि उसके ऊपर पूरा डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी है, तो दैट इज द रीजन उसका काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भर जाता है। तो इसमें जो वर्क लोड है कंपनीज के ऊपर में, कंपनीज के मैनेजर्स के ऊपर में, कंपनीज के वर्कर्स के ऊपर में, वो बहुत ज्यादा होता है, एंड ये एक डिसएडवांटेज की तरह सामने आता है। फिर इसके बाद आता है लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। द लैक ऑफ मैनेजरियल स्पेशलाइजेशन इज द डीमेरिट ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। द लाइन ऑफिसर्स कैन नॉट बी एक्सपर्ट्स इन एवरी लाइन ऑफ बिजनेस, सिंस दे आर टू टेक डिसीजंस विद रिगार्ड टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, द क्वालिटी ऑफ डिसीजंस मे डिफर, द ऑफिसर्स विल हैव टू डिपेंड हेवीली on subordinates for advice। अब हम इसमें जानते हैं कि कोई भी स्पेशलिस्ट या फिर कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है, इसमें जो भी डिसीजंस कोई लेता है वो अपने आप पे लेता है। तो क्योंकि इसमें जो भी डिसीजन लिया जाता है वो सब अपने आप में लेने वाला डिसीजन है, तो बिकॉज ऑफ दिस कभी कभार डिसीजन जो होते हैं वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई एक्सपर्ट नहीं है तो वो एक्सपर्ट जितना अच्छा तो नहीं ले पाएगा डिसीजन, वो तो एक लिमिट में ही ले पाएगा डिसीजन। सो क्योंकि वो डिसीजन एक लिमिट में ही ले पाएगा, सो दैट इज द रीजन ये लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन की वजह से डीमेरिट की तरह सामने आता है। दिस कम्स एज अ डीमेरिट। तो इसमें जो मैनेजरियल स्पेशलाइजेशन है कि मैनेजर जो स्पेशलिस्ट की तरह काम करते थे वो इसमें उतना ज्यादा नहीं हो पाता, दैट इज द रीजन दिस इज अ डीमेरिट। इसमें अगर मैनेजर का स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ तो उससे जो डिसीजंस हैं वो उतने अच्छे नहीं होते हैं। इसके बाद होता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। दैट इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स। ऑल डिपार्टमेंट हेड्स ट्राई टू run the department in their own way and according to their own suitability. There may be lack of operational uniformity among various departments. This may become the reason for lack of coordination among different departments. अब इसमें जितने भी आदमी होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, और वो जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उनके कंट्रोल में होता है पूरा का पूरा। उन्हें उसमें जो भी डिसीजन लेना है वो उसको लेते हैं, एंड वो जो डिसीजन वो लोग जो कि लेते हैं वो अपने तरीके से लेते हैं, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से। तो इसकी वजह से एक यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती है, वहां पे यूनिफॉर्मिटी लैक कर सकती है इस केसेस में। तो व्हेन देयर विल बी अ यूनिफॉर्मिटी लैकिंग, मतलब अब ये समझ के रखिए कि जब डिसीजंस लेने की बारी थी, व्हेन देयर वाज द टाइम ऑफ टेकिंग डिसीजंस, तो वहां पे सबने मिलकर नहीं लिया है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट ए का डिपार्टमेंट है वो ज्यादा डिसीजन खुद से ले रहा है एंड दूसरों की
कम सुन रहा है, तो ये बाद में जाके एक प्रॉब्लम की तरह हो सकती है। तो ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, कि कोऑर्डिनेशन नहीं है बाकी के डिपार्टमेंट्स के बीच में उतना, ये एक डीमेरिट की तरह सामने आता है। फिर इसके बाद आता है फेवरेटिज्म। देयर इज अ स्कोप फॉर फेवरेटिज्म इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन। द ऑफिसर्स वर्क अकॉर्डिंग टू देयर whims and preferences. They judge the performance of persons according to their own likings. There is a likelihood that some persons may be given favors and deserving persons on the other hand may be ignored. अब इसमें ये चांस ज्यादा होता है कि जो जिसको मानता है वो उसको ज्यादा पसंद करे, वो उसको ज्यादा बेनिफिट्स दे। तो इससे क्या होगा कि जो जिसको ज्यादा मानता है, मतलब जो कंपनी में ज्यादा जाना माना आदमी है, मतलब जो कंपनी में सबका चहेता है, उसको ज्यादा फायदा मिलेगा। एंड जो कंपनी में डिजर्व करता है उसको लेना, वो उतना नहीं मिलेगा। तो इससे जो लोग डिजर्विंग हैं उनको हो सकता है कि फायदा नहीं मिले, एंड जो लोग अनडिजर्विंग है, जिनको वो नहीं मिलना चाहिए, वो लोगों को फायदा मिलते रहे। तो दिस इज गोइंग टू बी नॉट फेयर। सो दैट इज द रीजन दिस इमर्जेस एज अ डीमेरिट। फिर इसके बाद आता है इंस्टेबिलिटी। द बिजनेस इज डिपेंडेंट अपॉन सम की पर्संस एंड द सडन डिसअपियरेंस ऑफ सच पर्संस फ्रॉम द सीन may create instability in the business. There is also a lack of grooming up the new persons for taking up important work. The managerial growth also suffers because lower level persons are not involved in decision making process. अब इसमें एक instability आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये जो एग्जाम्पल था जिसमें कि प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट था, फिर प्लांट मैनेजर था, फिर फोरमैन था, फिर वर्कर था। अब अगर इसमें प्लांट मैनेजर रिजाइन कर देता है एंड प्लांट मैनेजर का पोस्ट जो है वो एक बहुत लंबे समय के लिए 2 महीने 3 महीने 4 महीनों के लिए अगर वो खाली रहता है तो वो फर्म को बहुत अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि प्लांट मैनेजर का डिसीजन, प्लांट मैनेजर की तरह सोचना ये एक प्लांट मैनेजर ही कर सकता है, उसके जगह पर दूसरों के लिए करना मुश्किल है। सो बिकॉज ऑफ दिस ये जो डिसीजन है वो ठीक से नहीं लिए जाएंगे। सो ये एक डिसएडवांटेज की तरह सामने आता है। और दूसरा क्या है, इसमें नीचे के लोगों को ऊपर के लोगों के डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं किया जाता है। ये जो प्लांट मैनेजर है ये वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट के बीच में नहीं आ सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभार जो ये लोग अच्छे दे सकते थे, द एडवाइस विच दे कुड गिव, वो भी नहीं लिया जाता है। सो ये एक डिसएडवांटेज की तरह सामने आता है। फिर इसके बाद आता है मीनिंग ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हेन स्पेशल स्टाफ्स आर अटैच्ड टू द लाइन ऑर्गेनाइजेशन it is known as line and staff organization. In this, expert staffs are allotted with the line personnel to give them expert advice whenever needed. It is an attempt to combine the advantages of specialization and unity of command. The need for staff positions arises when the work of an executive increases and its efficient performance requires guidance which he himself cannot provide due to limited capabilities. अब line and staff क्या होता है, इसको समझने से पहले आप एक बार लाइन ऑर्गेनाइजेशन को समझ लीजिए। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक पर्टिकुलर लाइन, एक वर्टिकल लाइन में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो करते हैं। तो जब इस लाइन ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टाफ को जोड़ दिया जाता है, व्हेन स्टाफ्स आर अटैच्ड टू द लाइन ऑर्गेनाइजेशन वी कॉल इट अ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। जब स्टाफ को हम लोग जोड़ देते हैं तो इसे हम लोग लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। नाउ द स्टाफ आर अटैच्ड सो एज टू गिव एक्सपर्ट एडवाइस टू द पीपल जब वो नहीं ले पा रहे हैं डिसीजंस। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर के साथ हमने फाइनेंस मैनेजर जोड़ दिया और पर्सनल मैनेजर जोड़ दिया। तो ये जो पर्सनल मैनेजर होगा एंड जो फाइनेंस मैनेजर होगा ये प्रोडक्शन मैनेजर को जब भी जरूरत पड़ेगा हेल्प करेंगे। फिर अगर हमने प्लांट सुपरिटेंडेंट को क्वालिटी इंस्पेक्टर एंड चीफ इंजीनियर ये दोनों का ये सौंप दिया है, तो जब भी प्लांट सुपरिटेंडेंट को जरूरत पड़ेगी क्वालिटी इंस्पेक्टर की या फिर चीफ इंजीनियर की, तब वो उनसे हेल्प ले लेगा। तो ये जो हम अपने लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो एमडी के बाद पीएम के बाद पीएस के बाद फोरमैन असेंबली शॉप के बाद स्टाफ है, ये एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन ही है, लेकिन इसमें हमने एक्स्ट्रा स्टाफ को जोड़ दिया। तो व्हेन एक्स्ट्रा स्टाफ इज अटैच्ड टू द लाइन ऑर्गेनाइजेशन द ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स अ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। जब स्टाफ को लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ दिया जाता है तो वो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। सो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट जस्ट एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ स्टाफ को जोड़ दिया जाता है। फिर इसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। द फीचर्स ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज।
line and staff organization is a new form of line government. It is a more complex structure as compared with the line organization. ये एक नया तरीका है ऑर्गेनाइजेशन का एंड ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उसके मुकाबले, जो कि हम जानते ही हैं कि वो सिंपल था, वहां पे सिर्फ एक लाइन में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो कर रहा था, जबकि यहाँ पे जो फाइनेंस मैनेजर है, पर्सनल मैनेजर है, उन सबको भी जोड़ दिया गया. सो दिस इज अ फीचर कि ये एक नया कंसेप्ट है एंड ये एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है. फिर डिवीजन ऑफ वर्क एंड ऑल्सो स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क टेक्स प्लेस इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. अब इसमें डिवीजन ऑफ वर्क मतलब एक आदमी सिंगल काम नहीं कर सकता है, सबको मिलकर काम करना होगा, इसका भी प्रिंसिपल काम आता है. एंड एक आदमी को एक्सपर्ट की तरह काम करना चाहिए, उसका भी प्रिंसिपल यहां पे काम आता है. द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग एज अ टीम एंड द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग एज एक्सपर्ट्स, ये दोनों यहां पे काम आते हैं. सो द डिवीजन ऑफ वर्क एंड द स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क दोनों ही यहां पे होता है. द होल ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू फंक्शनल एरियाज टू विच स्टाफ स्पेशलिस्ट आर अटैच्ड. पूरे ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनल एरियाज में बांट दिया जाता है जिसमें कि स्टाफ स्पेशलिस्ट अटैच्ड होते हैं, जो कि यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजर के साथ साथ ये सब स्टाफ स्पेशलिस्ट अटैच्ड हैं. सो द होल ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू फंक्शनल एरियाज टू विच स्टाफ स्पेशलिस्ट आर अटैच्ड. होल ऑर्गेनाइजेशन को हमने फंक्शनल यूनिट्स में बांट दिया जिसमें कि स्टाफ अटैच्ड है. यहाँ पे सिर्फ स्टाफ को अटैच कर दिया जाता है और कुछ नहीं. एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड थ्रू द फीचर्स ऑफ स्पेशलाइजेशन बाय द स्टाफ मेंबर्स. एंड इसमें जो एफिशिएंसी है उसे हम स्पेशलाइजेशन के फीचर्स के द्वारा अचीव कर सकते हैं. स्टाफ मैनेजर्स के जो फीचर्स हैं उनके द्वारा हम स्पेशलाइजेशन इसमें अचीव कर सकते हैं. फिर authority to command remains with the line executive and staff officers serve only as counselors. एंड इसमें जो डिसीजन लेने का पावर है वो सिर्फ उन अथॉरिटीज के पास ही रहता है. एंड ये जो स्टाफ है ये सिर्फ एक एडवाइजरी की तरह काम आती है, ये सिर्फ एक एडवाइस देने वाले आदमी की तरह काम आते हैं, ये कोई मेन डिसीजन नहीं लेते हैं, दे जस्ट एक्ट एज अ एडवाइजिंग पर्सन. फिर इसके बाद डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमेन्स द सेम. इसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर एंड अथॉरिटी ऊपर से नीचे फ्लो करता है, उस चीज में कोई चेंज नहीं किया जाता है. फिर मेरिट्स ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. देयर इज अ वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, द लाइन ऑफ कमांड इज मेंटेन. यहाँ पे वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये जो अथॉरिटी है वो भी वेल डिफाइंड है कि किसको कौन सा अथॉरिटी है वो भी उसको मालूम है एंड किसको कितना रिस्पॉन्सिबल होना है वो भी उसको मालूम है. तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड ये मेंटेन रहता है. फिर है द स्टाफ विथ इट्स एक्सपर्ट नॉलेज प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू द लाइन ऑफिसर्स फॉर अडॉप्टिंग अ रैशनल मल्टी डायमेंशनल व्यू टुवर्ड्स अ प्रॉब्लम. तो ये जो स्टाफ है वो अपने एक्सपर्ट नॉलेज के साथ अपने ऑफिसर्स को एक काम देता है जिसमें कि उन्हें एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है. तो ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं ये अपने ऑफिसर्स को नॉलेज देते हैं जिनसे कि उनका काम और अचीव हो पाता है, जिनसे उनका काम और अच्छा हो पाता है. तो ये एक मेरिट की तरह काम आता है कि वो जो काम था वो अब और अच्छे से हो सकता है. सो दिस इज अ मेरिट ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. फिर इसके बाद दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नरिशेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एज ईच मैन ग्रोज इन हिज ओन स्पेशलिटी. इट आल्सो हेल्प्स बाय कोऑर्डिनेशन एंड लीडरशिप. इसमें क्या होता है कि हर एक आदमी जो है वो अपने में ग्रो कर सकता है, उसे हमेशा एक्सपर्ट एडवाइस मिलती रहती है. तो ये जो है उसके ग्रोथ में भी हेल्प करता है. दिस हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द पर्सन. वो जो पर्सन है वो और एफिशिएंट हो सकता है. एंड जो उसके कोऑर्डिनेशन एंड लीडरशिप है, मतलब उसका जो कोऑर्डिनेशन एंड लीडरशिप लेने का जो फीचर्स है वो ये उसको बढ़िया कर सकता है. फिर द यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. द स्टाफ पर्सनल डू नॉट इंटरफेयर विद द एग्जीक्यूटिव वर्क ऑफ लाइन ऑफिसर्स. द वर्कर्स गेट कमांड फ्रॉम लाइन पर्सनल एंड आर अकाउंटेबल डायरेक्टली टू देम फॉर देयर परफॉर्मेंस. दिस क्रिएट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन अमंग एम्प्लॉइज. अब इसमें वो जो यूनिटी ऑफ कमांड है कि ऑर्डर ऊपर से नीचे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर जाएगा, ये मेंटेन रहता है. इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होता है. वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो सिर्फ एडवाइस देने के लिए काम आते हैं. तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन है वो मेंटेन रहता है. कोऑर्डिनेशन में कुछ भी अफेक्ट नहीं पड़ता है. फिर with the appointment of staff officers, the burden of the line officers is greatly reduced. The specialist help officers in deciding things regarding their lines of specialization. The line officers are left with routine administrative work. They will be able to devote their time in supervising the implementation of various plans and policies. अब इससे क्या होता है कि उनका जो वर्क लेवल है वो बहुत हद तक रिड्यूस होता है. मतलब
उनके ऊपर जो पहले वर्क का प्रेशर था, जो कि एक डीमेरिट की तरह था हमारे लाइन ऑर्गेनाइजेशन में कि बहुत ज्यादा काम है, वो काम यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। द वर्क गेट रिड्यूस्ड ओवर हियर। तो ये जो वर्क रिड्यूस हो जाता है, ये एक मेरिट की तरह सामने आता है। फिर है डीमेरिट्स ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अब डीमेरिट्स क्या क्या? पहला, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइन एंड स्टाफ पर्सनल। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑपरेशन लाइज विद द लाइन ऑफिसर्स while staff officers only advise. The staff officers may feel ignored at the hands of line officers. The line officers might complain of interference by staff. This may create conflicts. अब इसमें झगड़े होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिसीजन लिया जाता है वो सिर्फ लाइन के मैनेजर्स ही ले सकते हैं, लाइन के जो स्टाफ है वही सिर्फ ले सकते हैं डिसीजन, एंड जो उसके ऊपर में जो एक्सपर्ट्स हैं, उसके साथ में जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सिर्फ एक्सपर्ट एडवाइस देने का काम, उनका कोई डिसीजन लेने का हक नहीं होता है। तो इनसे जो है उनको इग्नोरेंस लग सकता है कि हाँ हमें इसमें इग्नोर किया जा रहा है। एंड कभी कभार क्या हो सकता है कि जब वो लोग बहुत ज्यादा एक्सपर्ट एडवाइस दे देंगे एंड उनसे नहीं लगेगा, या फिर किसी भी पर्सनल रीजन की वजह से इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है। हो ही सकता है कि एक्सपर्ट अपना एडवाइस देने गया लेकिन उसने नहीं लिया, उल्टा उससे झगड़ा हो गया, फिर जो एक्सपर्ट है उसने झगड़ा कर लिया। तो ये जो झगड़े होते हैं ये एक डीमेरिट की तरह सामने आता है। फिर द लाइन ऑफिसर्स बिकम हैबिचुएटेड फॉर एडवाइस ऑन स्टाफ। दे रिफर नियरली एवरीथिंग टू स्टाफ फॉर एडवाइस। दिस ओवर डिपेंडेंस ऑन स्टाफ कैन मेक द लाइन ऑफिसर्स लेस क्रिएटिव। They may not give much attention to the workers as the expert advice is always present. अब हमेशा एक डिपेंडेंसी हो जाती है स्टाफ के ऊपर में। ये लोग हमेशा स्टाफ के ऊपर में डिपेंडेंट हो जाते हैं कि कुछ भी हुआ तो स्टाफ है, व्हाटएवर विल हैपन द स्टाफ इज ओवर देयर। तो इतना ज्यादा डिपेंडेंट होना स्टाफ के ऊपर में ये कोई ठीक बात नहीं है। तो क्योंकि इसमें स्टाफ के ऊपर में बहुत ज्यादा कुछ लाइन ऑफिसर्स डिपेंड हो जाते हैं, तो ये एक डीमेरिट की तरह सामने आता है। क्योंकि उतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाने की वजह से वो लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जो भी स्टाफ बोलता है वो लोग उसको करते जाते हैं एंड वो खुद कुछ नहीं करते। तो क्योंकि वो लोग खुद कुछ नहीं करते हैं तो खुद का काम वो लोग कर नहीं रहे एंड जो स्टाफ उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो इससे जो उनका खुद का क्रिएटिवनेस है वो नहीं रहता है। फिर इसके बाद होता है दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मे बी एक्सपेंसिव एज हायरिंग द स्टाफ पर्सनल मे इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। अब इस टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो महंगा हो सकता है। अब वो महंगा किस तरीके से होगा? वो महंगा इस तरीके से होगा कि इसमें हमें एक्सपर्ट को हायर करना पड़ता है। वी नीड टू हायर एक्सपर्ट्स। इसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं हमें उन्हें हायर करना पड़ता है। अब ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं ये अपने आप को हायर करवाने के लिए बहुत दाम तय चार्ज करते हैं। तो ये जो दाम जो कि वो लोग चार्ज करते हैं ये इस प्रोसेस को महंगा बना देता है। फिर है देयर इज अ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सपर्ट एडवाइस बाय इनकम्पिटेंट लाइन एग्जीक्यूटिव्स। कुछ लाइन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो कि एक्सपर्ट एडवाइस को समझ ही नहीं पाते हैं एंड एक्सपर्ट एडवाइस को ना समझे ही वो अपना काम कर देते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज की तरफ तो होगा ही होगा। फिर है देयर कैन बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन लाइन एंड स्टाफ। द स्टाफ एडवाइस में बी कंफ्यूज्ड विद लाइन ऑर्डर्स। द स्टाफ ऑफिसर्स में आल्सो नॉट बी क्लियर अबाउट देयर एग्जैक्ट रोल। दिस में क्रिएट कंफ्यूजन बिटवीन द लाइन एंड स्टाफ। अब इसमें जो है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है। देयर मे बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन लाइन एंड स्टाफ के बीच में। जो लाइन का आदमी है उसका स्टाफ के आदमी के साथ कोऑर्डिनेशन उतना नहीं हो सकता है। तो जब कोऑर्डिनेशन उतना नहीं होगा तो ये डिसएडवांटेज ही हुआ कि तब क्या फायदा हुआ स्टाफ को लेके। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला पॉइंट लाइन के अंदर में है इट्स पर्पस इज टू वर्क डायरेक्टली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उनको अचीव करने की तरफ काम करना लाइन ऑर्गेनाइजेशन का काम है। एंड लाइन एंड स्टाफ का काम क्या है? इट्स पर्पस इज टू एडवाइस असिस्ट एंड बैक द लाइन ग्रुप टू वर्क टुवर्ड्स द सेट गोल्स। एंड इसमें है कि एंड लाइन एंड स्टाफ का मेन पर्पस क्या है कि वो जो लाइन के जो ऑर्गेनाइजेशन है उस लाइन ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपर्ट एडवाइस देना। तो इसका काम है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करना है, इसका काम है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके, इसलिए उन्हें एक्सपर्ट एडवाइस देना। फिर लाइन अथॉरिटी इज अ फॉर्मल अथॉरिटी क्रिएटेड बाय द बिजनेस ऑफ अ फर्म। ये एक फॉर्मल अथॉरिटी है जो कि बिजनेस ऑफ अ फर्म के द्वारा क्रिएट किया जाता है। Line and staff authority has no such authority. Staffs are just the advisors of the firm. And इसमें कोई अथॉरिटी नहीं होता। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम करते हैं उनके पास पावर होता है, जबकि लाइन एंड स्टाफ में सिर्फ लाइन ऑर्गेनाइजेशन वालों के पास पावर होता है, स्टाफ वालों के पास पावर नहीं होता है अथॉरिटी का।
फिर लाइन एग्जीक्यूटिव्स आर जनरलिस्ट, लाइन एग्जीक्यूटिव जनरलिस्ट होते हैं, एंड जो लाइन एंड स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स आर जनरलिस्ट एंड स्टाफ एग्जीक्यूटिव आर स्पेशलिस्ट। एंड लाइन एंड स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स में जो लाइन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो जनरलिस्ट हैं, एंड जो स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स हैं वो स्पेशलिस्ट हैं। मतलब लाइन एग्जीक्यूटिव जनरलिस्ट हैं जो कि जनरल वे में अपना काम करते हैं, एंड जो स्टाफ हैं वो एक्सपर्ट हैं। फिर इट हैज एन एब्सोल्यूट डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, इसमें सेंट्रलाइजेशन बहुत होता है, मतलब सारे डिसीजन लेने के पावर सिर्फ बिजनेस के कुछ लोगों तक ही सीमित रहता है। एंड इसमें इट इज पार्शियली सेंट्रलाइज्ड एंड पार्शियली डिसेंट्रलाइज्ड, एंड ये पार्शियली सेंट्रलाइज्ड एंड पार्शियली डिसेंट्रलाइज्ड होता है। इसमें कुछ डिसीजन लेने के पावर सिर्फ कुछ लोगों को होते हैं, एंड कुछ डिसीजन लेने के पावर सबको होते हैं। इट इज अप्रोप्रिएट फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन विथ लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्रोप्रिएट है जिसमें लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं। इट इज अप्रोप्रिएट फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विथ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये जो है एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्रोप्रिएट है जिसमें ज्यादा एम्प्लॉइज हों। इट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विथ क्लियर डिविजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक सिंपल है जिसमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लियर डिवीजन होता है। एंड ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कंफ्यूजिंग नेचर होता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कंफ्यूजिंग होता है। इसमें ठीक से समझ में नहीं आता कि अथॉरिटी किसके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, जबकि ये एक सिंपल है, इसमें समझ में आता है कि हु इज अथॉरिटी, कि हु हैज अथॉरिटी एंड हु डज नॉट हैव अथॉरिटी। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।